सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, साइंस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो स्टूडेंट्स, हमने सारे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 28, सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। पहले हमें इन पांचों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है और फिर उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, जिससे जो वायर्स होती है हैमर करने पे वायर्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम डक्टिलिटी बोलते हैं। ये करेक्ट है। यहां पे पहले करेक्ट लिख लेते हैं, करेक्ट। सेकेंड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं, वो दोनों के लिए ही, कोई भी पुअर नहीं होता इसमें। सो इनकरेक्ट। और अगर आप लोग पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट यहां पे पुअर की जगह गुड आएगा। यही करेक्शन है बस इसमें। आप लोग पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिखिएगा स्टूडेंट्स। सी पार्ट, आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है उसमें, मेटल्स में। डी पार्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एंड मेटल आर एसिडिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, दोनों एसिडिक नहीं होते। जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। सो यहां पे स्टूडेंट्स ये नहीं आएगा स्टेटमेंट में। लेट्स से यहां पे ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। Now E part, a less reactive metal replaces a more reactive metal from its salt solution in water. Students, less reactive metal replace more reactive metal. Incorrect है। लेस रिएक्टिव मेटल कैसे मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है? हमने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल देखे हैं, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। लेस रिएक्टिव तो कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज अ मोर reactive metal replaces a less reactive metal from its salt solution in water. Clear students? Now question 29. Iron is more reactive than copper. Can you write an activity to show this? Students, आयरन जो होता है वो रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये तो हमने पढ़ा ही है। पर अब हमें इस पे एक्टिविटी लिखनी है कि हम उसको शो कर सकें कि हाँ सच में आयरन जो होता है वो कॉपर से रिएक्टिव होता है। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, उसके लिए हमें एक्टिविटी लिखनी है। स्टूडेंट्स, पहले क्या लिखते हैं हम एक्टिविटी में? एम लिखते हैं पहले। एम में क्या लिखेंगे? टू शो
iron is more reactive than copper. एम हो गया स्टूडेंट्स. नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड. स्टूडेंट्स कोई भी एक्टिविटी लिखने के यही स्टेप्स होते हैं हमेशा. पहले एम, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन. तो स्टूडेंट्स मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या आएगा? बीकर, आयरन सोल्यूशन. अब हम ये एक्टिविटी पहले ये समझते हैं कि हम ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स दो तरीके से कर सकते हैं. या तो हम आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन ले और कॉपर अलग से ले, या कॉपर टर्निंग्स हम अलग से ले, या फिर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले और आयरन पिंस अलग से ले. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? कि हम इस एक्टिविटी को दो तरीके से कर सकते हैं. एक बारी हम रिप्लेस होते हुए दिखाएंगे क्योंकि जो आयरन पिंस है वो रिएक्ट कर जाएगा, और एक बारी हम नो रिएक्शन दिखाएंगे जब हम उसमें कॉपर टर्निंग्स डालेंगे. सो इस एक्टिविटी को हम दो तरीके से कर सकते हैं. सारा मटेरियल रिक्वायर्ड हम एक ही जगह पे लिख लेते हैं. पहले आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर टर्निंग्स. बीकर, बस स्टूडेंट्स इससे ज्यादा की हमें कुछ जरूरत नहीं है. प्रोसीजर. स्टूडेंट्स एक डायग्राम भी होता है, तो यहां पे देखते हैं. अगर ये बीकर है, इसके अंदर ये आयरन सल्फेट सोल्यूशन है, आयरन सल्फेट सोल्यूशन. और स्टूडेंट्स जो कॉपर टर्निंग्स होती है वो वायर्स होती है छोटी छोटी, ऐसे लिपटी हुई होती है एक जगह पे. हमें उसे हल्का सा थोड़ा सा यूज करना है. तो ये कॉपर टर्निंग्स हो गई. कॉपर टर्निंग्स. स्टूडेंट आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है कुछ येलोइश ग्रीन कलर होता है. तो अभी इस बीकर में वो येलोइश ग्रीन कलर है वाटर सोल्यूशन के साथ. बट अब जब हम इसमें कॉपर टर्निंग्स डालेंगे और इसको 1 घंटे के लिए ऐसी फ्रीली छोड़ देंगे, तो हमें ऑब्जर्व करना होगा. स्टूडेंट्स कभी भी कोई रिएक्शन हो जाती है तो हमें या तो कोई गैस रिलीज होती है, उससे पता चलता है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस में पॉप साउंड हमने पढ़ा, या तो हमें उससे पता चलता है, या फिर सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, हमें उससे पता चलता है. तो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे 1 घंटे बाद कि कोई गैस रिलीज हो रही है, हम देखेंगे गैस रिलीज नहीं हो रही है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई, लेस रिएक्टिव मेटल है. ये मोर रिएक्टिव मेटल है, रिप्लेस नहीं कर पाया, मतलब कि जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप सो. तो अब यहाँ पे प्रोसीजर में अगर हमें लिखना है तो स्टूडेंट्स पहले मैं ये रब कर रही हूँ 2 मिनट. सो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे प्रोसीजर पे थे, हमने डायग्राम देखा. स्टूडेंट्स वैसे मुझे लगता है कि इस एक्टिविटी को आयरन सल्फेट सोल्यूशन और कॉपर टर्निंग से ना करके हमें करना चाहिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और आयरन पिंस के साथ. क्योंकि स्टूडेंट्स जब कलर चेंज होगा तो वो एक्टिविटी टीचर ज्यादा प्रेफर करती है जिसमें पता चल रहा हो सही में कि आयरन जो है उससे रिएक्शन हो गया है. तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं. लाइक
copper sulfate solution and iron pins. Copper and these are iron pins. सो स्टूडेंट्स प्रोसीजर में लिखते हैं। और स्टूडेंट्स पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर, वी ऑल नो। ओके, नाउ हम लिखते हैं द ब्राउन, या फिर इफ वी ऐड फर्स्टली copper sulfate solution is blue in color, but when we add iron pins in beaker to copper sulfate solution and leave it for 1 to 2 hours, then we see the change in color of beaker solution that is yellowish green of iron sulfate सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। CuSO4 प्लस Fe कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन गिव्स FeSO4 प्लस Cu। स्टूडेंट्स ये आयरन पिंस, ये ब्लू कलर से येलोइश ग्रीन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स बीकर के साइड में कॉपर डिपॉजिट होगा जो ब्राउन रेडिश ब्राउन होता है कलर, रेडिश ब्राउन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ऑब्जर्वेशन, चेंज इन कलर टू येलोइश ग्रीन और कंक्लूजन में स्टूडेंट्स यही आएगा कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स हम लोगों ने 28 क्वेश्चन के डी पार्ट में ये पढ़ा था कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मैंने आप लोगों को एंड मेटल्स कटवा दिया था और सिर्फ ये लिखवाया था कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें मेटल्स का भी बता देंगे कि कौन सी ऑक्साइड्स बनाते हैं वो, तो फिर ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो ऑक्साइड्स of non-metals are acidic in nature and oxides of metal are basic in nature. Okay students, now question 30, fill in the blanks. Name of the product formed in the reaction of sulfur and dash is sulfur dioxide gas. So students यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तब वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। रिएक्शन इसकी ये होती है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एंड दिस इज ऑक्सीजन। आगे व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन डैश सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तब वो सल्फरस एसिड बनाता है और उसकी रिएक्शन ये होती है। H2SO3। स्टूडेंट सल्फरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है और जो सल्फरस एसिड का फॉर्मूला होता है वो H2SO3 होता है। स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को रिएक्शन लिख के बताई है पूरी। सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड दिस इज सल्फरस एसिड। और स्टूडेंट सल्फरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है। सो स्टूडेंट्स आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे द सल्फरस एसिड टर्न्स, स्टूडेंट्स एसिड है तो वो रेड लिटमस शो करेगा, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। Generally, oxides of non-metal are acidic in nature. स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये जो लिटमस पेपर वाला वो था शॉर्टकट वो याद होगा कि जब एसिड होता है तो ब्लू टू रेड चेंज होता है और जब बेस होता है तो फिर रेड टू ब्लू चेंज होता है। दैट इज ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। Okay, now last question of NCERT exemplar. Now students question 32 क्रॉसवर्ड। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्रॉसवर्ड नहीं बनाया है, बस मैं आप लोगों को एक क्रॉस और डाउन के सारे आंसर्स बता रही हूँ, आप लोग उसके हिसाब से फिल कर लेना। फर्स्ट, अक्रॉस में विच इज जनरली हार्ड, डक्टाइल, मेलेबल एंड सोनोरस। सो स्टूडेंट्स ये चारों प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल्स की। सो आंसर इज मेटल। Second, a metal is called so it can be drawn into wires. तो स्टूडेंट्स जिसमें into wires में कन्वर्ट हो जाता है वो मेटल जो होता है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। आंसर इज डक्टाइल। Metal bells are used because of this property. स्टूडेंट्स बेल्स मेटल की क्यों बनती है? ताकि क्योंकि हम जब उस पर हैमर करते हैं
तो उसमें से आवाज आती है, जो सोनोरस उसमें प्रॉपर्टी होती है, तभी हम बेल्स जो होती हैं वो मेटल की बनाते हैं। सो आंसर इज सोनोरस। अब हम डाउन पे आते हैं। फोर्थ, अ मेटल जनरली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड। फिफ्थ, अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स ये आया है और हम कर चुके हैं। मरकरी। Sixth, a metal which reacts with acid as well as base to form hydrogen gas. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, बट उसके साथ साथ एक ऑक्साइड होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्ट कर सकती है। जो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं वो सिर्फ बेस से रिएक्ट कर सकती हैं, जो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट कर सकती हैं, बट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो एसिड से भी और बेस से भी दोनों से ही रिएक्ट कर सकती हैं। और मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, एल्यूमिनियम और जिंक, ये दो एग्जांपल बताए थे। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम Al प्लस H2SO4 gives Al2SO4 3 plus H2 gas। याद आया स्टूडेंट्स, ये एसिड है, एसिड से भी रिएक्ट कर गया जो एल्यूमिनियम है। अगर यहाँ पे कोई बेस होता स्टूडेंट्स, उससे भी रिएक्ट कर जाता है ये। सो यहाँ पे एल्यूमिनियम इज द आंसर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की स्टूडेंट रिएक्शन अलग होती है। अभी यहाँ पे एसिड और बेस की बात हो रही थी, इस वजह से मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी है। रिएक्शन नहीं बतानी है, बस आंसर लिखना है। अगर आप लोगों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड की जो अगर नहीं पता है, मैंने पिछली वीडियो में शायद पढ़ाया था, वो वाली वीडियो आप लोग जाके देखिए स्टूडेंट्स, या स्टार्टिंग की कोई फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर होगा, मेरे को याद नहीं है। सेवेंथ, सब्सटेंसेस यूज्ड टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो प्लांट की ग्रोथ को एनहांस करता है? कौन सा होता है? फर्टिलाइजर्स होता है, मेन्योर्स होते हैं, बट यहाँ पे आंसर इज फर्टिलाइजर। एट्थ, property by virtue of which metals can be beaten into thin sheets। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी, कि जो हैमर करने पे मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आंसर इज मेलेबल। स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि फर्टिलाइजर है आंसर क्रॉसवर्ड के हिसाब से, या फर्टिलाइजर्स है, प्लीज चेक उसके हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, वीडियो के बीच में आज थोड़ी कुछ आवाजें भी आई होंगी, क्योंकि एक्चुअली घर पे काम चल रहा है उसकी वजह से। बट स्टूडेंट्स, मेरे को वीडियो आप लोगों के लिए बनाना था, मैं चैप्टर ऐसे नहीं रोक सकती थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। नाउ प्लीज कोऑपरेट अगर थोड़ी सी वॉइस इधर उधर हुई हो तो। बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।